Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your fourth lecture of your agriculture series. CAPF में एग्रीकल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब हम इस सीरीज़ में आपके लिए बना रहे हैं. सो फोर्थ लेक्चर आपका एग्रीकल्चर आउटपुट पे रहेगा. और अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड की बात करें CAPF में किस तरह से एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आए हैं, जैसे 2014 में सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, सबसे पहले ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया था. जब 2013 में एक पैटर्न में चेंज हुआ था CAPF एग्ज़ाम के, उससे पहले एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन नहीं आते थे. 2013 के बाद से एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आने लगे हैं. 2016 में पूछा था फार्मर सुसाइड, 2015 में 2018 में पूछा है फार्म वेवर इज़ पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड. तो फार्म वेवर उस टाइम पे बहुत प्रेवलेंट था, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछा. 2019 में पूछा सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ द नीड ऑफ द अर्थ एंड रेटोरिकल प्रोमिसेस. अब मुझे लग रहा है कि 2020 और 21 में एक भी एग्रीकल्चर से आपका ऐसे टॉपिक नहीं आया. ऑल्दो आपसे एक आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट तो पूछा था कि दिस फार्म प्रोटेस्ट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बस उसके अलावा ऐसे टॉपिक्स में आपको एग्रीकल्चर अभी तक नहीं पूछा है. और देर आर डिफरेंट रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं और क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इशू है. तो मैं वी कैन एक्सपेक्ट कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर थोड़ा सा रीफ्रेज करके वर्ड्स को दोबारा पूछा जा सकता है. तो चलिए कि लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. इस लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर आउटपुट्स. क्यों एग्रीकल्चर आउटपुट्स? पहले हमने इनपुट्स की बात की थी, क्या क्या बेसिक इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद आउटपुट्स की बात कर रहे हैं. तो आउटपुट में हम देखें तो क्रॉपिंग पैटर्न रेफर टू ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट. सो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न आपका एक टाइप का नहीं होता, ये होता है आपका ईयरली सीक्वेंस और स्पेशली अरेंजमेंट. स्पेशली मतलब आप इसको स्पेस में, मतलब फिजिकली किस तरह से अरेंज करते हैं ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड, एंड फैलो ऑन अ गिवन एरिया, राइट. सो उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं क्रॉपिंग के. मल्टीपल क्रॉपिंग, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग. आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसमें काफ़ी बार ये पूछा गया है. सो मल्टीपल क्रॉपिंग है जैसे ग्रोइंग मोर देन 2 क्रॉप्स इन ए पीस ऑफ लैंड. मिक्स क्रॉपिंग है ग्रोइंग 2 और मोर देन 2 crops simultaneously intermingled with rows arrangement, right. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है. मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है एक साथ दोनों क्रॉप नहीं हो रही, कुछ इंटरवल के बाद दूसरी क्रॉप उगाई जा रही है एक साल में. लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, दोनों क्रॉप सेम टाइम पे सेम फील्ड में, बस उसमें डिवाइड कर दिया है. एक रो में वो वाली क्रॉप होगी, दूसरे में डिफरेंट क्रॉप होगी. इतना आपको पता होना चाहिए. उसके बाद मोनोकल्चर है जो एक ही वैरायटी की जो हम क्रॉप उगाते हैं, जैसे कहीं जगह पे आपको राइस या फिर वीट की ही कल्टीवेशन मिलेगी. रिले क्रॉपिंग, रेटून क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज फार्म सिस्टम. किस तरह के फार्म सिस्टम है? सस्टेनेबल फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? इसका मतलब है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर aimed at meeting the needs of present generation without compromising the need of the future generation. इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग. तो कौन से वो टूल्स हैं जिससे हम सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं? जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, यूज़ ऑफ मैन्योर या फिर क्रॉप का रोटेशन करके जिससे सॉइल की हेल्थ अच्छी रहे, या फिर मिनिमम टिलेज. अभी यूपीएससी में 2019 में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें मिनिमम टिलेज या फिर जीरो टिलेज पे आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है. सो विथ नेक्स्ट इज मिनिमम डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स. ये भी सस्टेनेबल फार्मिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. और इन सब से क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या प्रिवेंट करता है? लैंड की डिग्रेडेशन को, सॉइल इरोजन को, रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स एंड कंट्रोल वीड्स. सो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, अब ये देख लेते हैं. इसमें यही है कि अडोप्शन ऑफ मिनिमम टिलेज यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सरफेस. जब आप क्रॉप रेसिड्यूज को सॉइल सरफेस पे रखते हैं तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन कम होता है और उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे उससे उस एरिया में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. एंड थर्ड इज अडोप्टिंग स्पेटियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंस और क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट इज जीरो टिलेज. टिलेज क्या है, जैसे आप जब खेत को जोतते हैं उसको बोलते हैं टिलेज. उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे जीरो टिलेज की बात करें तो इसमें न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप विदाउट एनी प्रायर सॉइल टिलेज और सीड बेड प्रिपरेशन. जीरो टिलेज में क्या है, आप खेत की खुदाई नहीं करते. और उसका क्या फ़ायदा होगा, एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज का, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज करता है ड्यू टू लेस मिनरलाइजेशन. उस पर सरफेस रन ऑफ वाटर जो है
राइट, वो रिड्यूस कर जाता है। एंड जीरो टिलेज टिल्ड सोइल आर होमोजीनियस इन नेचर विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ अर्थवॉर्म्स। जब आप टिलेज करते हैं तो उसमें जो अर्थफॉर्म होते हैं वो मर जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब है आप एक ही ज़मीन पे बहुत सारी चीज़ें का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। जैसे क्रॉपिंग, एक जगह आपने क्रॉप लगा दिया, दूसरी साइड आपने डेयरी लगा दी, या फिर फिशरीज़ भी है, कहीं पे आपने कमर्शियल फार्मिंग के लिए फॉरेस्ट्री भी की है। जैसे सफ़ेदे के पेड़ आपने देखा होगा, वो भी लगाते हैं, जो कि आप उसको एज अ कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ब्रिंगिंग प्रोस्पेरिटी टू द फार्मर्स। सो इससे क्या फ़ायदा होता है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जो कि हमारे यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उससे डील करने के लिए हम जैसे इसमें लेबर को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जा सकेगा। टाइम जो है, हम मिनिमम टाइम में काफ़ी कुछ इसमें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और इनकम भी बढ़ा सकते हैं इसमें फार्मर्स की इंटीग्रेटिव फार्मिंग से। सो द नेक्स्ट इज permaculture. What is permaculture? What is wetland farming, garland farming, dryland farming, rain fed farming? सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है रेन फेड फार्मिंग। क्योंकि रेन फेड फार्मिंग, अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, फीचर देखें, तो मोस्टली 60% ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ डिपेंड ऑन रेन। तो रेन फेड फार्मिंग उसको हम बोलते हैं। मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स में आप देखेंगे, सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे, तो वहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, कैनाल इरीगेशन या फिर ट्यूबवेल इरीगेशन इतना अच्छे से नहीं है। तो वहाँ पे मोस्टली जो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, वो रेन पे डिपेंड करते हैं। सो ये इंडियन एग्रीकल्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद मिक्स फार्मिंग हम देखें, मिक्स फार्मिंग इंटीग्रेटिव फार्मिंग का ही एक एस्पेक्ट है। उसमें हम सेम जो लैंड है उस पर हम लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, बी कीपिंग या फिर क्रॉपिंग भी करते हैं। ये सभी मिक्स फार्मिंग कहलाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? एक तो हाई रिटर्न मिलता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, जो कि हमारे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ऑलरेडी एग्रीकल्चर में, उससे हम कुछ हद तक रिलीफ पाते हैं। दूसरा, मैन्योर फॉर लाइव स्टॉक इज़ यूज टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, जो कि अगर हम लाइव स्टॉक्स भी मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे, तो उससे जो मैन्योर प्रोड्यूस होता है वो हम सॉइल फर्टिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स इज़ अ प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दैट इज़ ग्रोन एंड हार्वेस्टेड फॉर प्रॉफिट और सब्सिस्टेंस, ये इसके मीनिंग है। उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट देखें तो ट्रॉपिकल क्रॉप है हमारे पास, टेम्परेट क्रॉप है। आप इसको जो है ऐसे में कहीं नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन आप इसको पेपर वन में काफ़ी यूज़फुल है कि ट्रॉपिकल क्रॉप्स क्या है, टेम्परेट क्या है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, रबी क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो खरीफ क्रॉप कॉटन, राइस, जवार, बाजरा। एंड रबी की बात करें तो वीट, ग्राम एंड सनफ्लावर। अभी जो प्रेजेंट टाइम है ये आपका मार्च टू जून, इस टाइम में जो हम देखते हैं, आज 9 मार्च है, तो अभी ये जो जेड की क्रॉप है अभी लगाई जाती है। इसमें वाटरमेलन, पम्पकिन, ग्राउंडनट्स एंड गोट्स। नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स क्या है? एरिया वाइज मतलब किस एरिया में कौन सी क्रॉप सूटेबल है। तो सीरियल्स देखिए, सीरियल्स में कौन कौन सी हैं? राइस, व्हीट। मिलेट्स में देखिए कोर्स ग्रेन मिलेट्स में जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, जवार, शोरगम। पल्सेस और देखें तो इसमें काउ पी, ग्रीन पी, पिजन पी, ये सब किस में है? पल्सेस में। ऑयल सीड्स, राइट, मस्टर्ड एंड कैस्टर्ड। शुगर क्रॉप्स लाइक बेगास, जो इससे प्रोड्यूस होता है, बाय प्रोडक्ट है, तो जैगरी और शुगर केन, राइट। तो स्टार्च क्रॉप्स कौन कौन सी हैं आपकी? कसावा हो गया या फिर पोटैटो। फाइबर क्रॉप्स में आपकी कॉटन है, ये तो पता होगा आपको, जूट है, जूट जिसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। एंड फॉरेज क्रॉप्स, लाइव स्टॉक और कंजर्व्ड एज हे और सिलेज। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वाटर, ये आपको पता होना चाहिए। इरिगेटेड क्रॉप्स जैसे शुगर केन, सबसे ज़्यादा इसको वाटर गजलिंग क्रॉप भी बोलते हैं। रेन फेड क्रॉप जैसे जवार, बाजरा, राइट। एंड द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स पे, सीजनल, 2 सीजन क्रॉप्स, राइट, जो साल में 2 बार उगाया जा सके। जैसे एक वेस्ट बंगाल में है, राइस को वहाँ पे 3 बार उगाया जा सकता है या फिर 2 बार, जिसको अमन भी बोलते हैं, एक सीज़न में जिसको बोलते हैं। तो वेस्ट बंगाल में वहाँ पे सीजनल क्रॉप है, मोर देन 1 सीज़न राइस की कल्टीवेशन होती है। एनुअल क्रॉप जो एक बार ही उगती है, जैसे शुगर केन, 1 साल के साइकिल में इसका पूरा प्रोडक्ट तैयार होता है। बाइनियल क्रॉप्स जो 2 साल लगते हैं उसको बनाने में, बनाना या फिर पपाया। पेरिनियल क्रॉप्स जो हमेशा से अब आपको अवेलेबल रहेगी, फ्रूट्स क्रॉप, मैंगो, गवावा, राइट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस,
कैश क्रॉप आपको पता है शुगर केन और कॉटन। फूड क्रॉप्स जो आप अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं, जवार, व्हीट एंड राइस। उसके बाद देखिए फूड ग्रेन्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या प्रेजेंट सिनेरियो है। 2019 से 20 की क्रॉप पर देखें तो क्या स्टैटिक्स थे उसके। इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन आउटपुट स्टूड अ रिकॉर्ड 2297.5 मिलियन टन्स, इतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये डेटा है एंड ये बोला था कि 2020-21 में 2% का राइज भी होगा। और उसके बाद हम देखें तो सीरियल्स में कितना प्रोडक्शन हुआ है। सीरियल्स ऑक्यूपाई अबाउट 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इन कंट्री। इतना ज़्यादा हम सीरियल का प्रोडक्शन करते हैं, सीरियल सबसे ज़्यादा। द कंट्री प्रोड्यूस अबाउट 11% सीरियल्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद राइस देखें तो राइस इज़ ग्रोन इज़ 43.86 बिलियन। पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 में मे भी ना पूछा जाए कहीं पे। सो मेजर क्रॉप हमारे क्या है, वीट, मिलेट्स। तो इससे क्या इशू हो सकता है, जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग की बात की है हमने, एक टॉपिक आ चुका है, सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो अगर हम मोनोकल्चर सेम टाइप की क्रॉप बार बार उगाते रहे तो उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। हमारी जो न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी है इंडिया की, अगर आप एक ही फूड को कंज्यूम करते रहेंगे तो आप में न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। माल न्यूट्रिशन हमने देखा है काफ़ी प्रॉस्परस स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, या दीज एरियाज आर एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस स्टेट्स। यहाँ पे भी हमने माल न्यूट्रिशन के केसेस देखे हैं। उसके बाद जवार, बाजरा, मेज, राइट, कहाँ कहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। उसके बाद बाजरा अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। मेज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है हमारा, यूएसए तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्रॉप जो एक्स्ट्रा उगती है तो इसको बायो इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पल्सेस के अंदर क्या क्या है, ग्राम, ब्लैक सी, टूर। उसके बाद वाइल्ड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू टच। क्या क्या चैलेंजेस होंगे अगर हमारी बम्पर क्रॉप होगी तो, ठीक है। अगर बम्पर क्रॉप करनी है तो आपको, जैसे हमें पता है कि 60% ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज़ रेन फेड, डिपेंडेंट अपॉन रेन। तो उसकी अनसर्टेन मानसून एक जो इशू है दैट कैन अफेक्ट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उसके बाद एमएसपी सभी फूड ग्रेन पे एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ एक मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे जो कल्टीवेशन से पहले गवर्नमेंट पहले ही उसको डिक्लेयर करती है कि इस पर्टिकुलर आपको क्रॉप पे एमएसपी मिलेगा। एंड इनसफिशिएंट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है थ्रू आउट इंडिया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। एग्रीकल्चरल जो हमारी मंडी है स्टिल ऑब्सोलेट, काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है, ज़्यादा अच्छा प्राइस वहाँ पे नहीं मिलता, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। तो दूसरा देखिए तो ऑयल सीड देखते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन। मस्टर्ड आपको पता है कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं एडिबल ऑयल डिमांड पे। अभी जो यूक्रेन और रशिया का इशू है, तो मेजरली जो हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते थे वो रशिया का भी अराउंड, यूक्रेन से अराउंड 30% ऑफ आवर एडिबल ऑयल डिमांड वहीं से मीट होती थी हमारी। तो अभी आने वाले टाइम में चैलेंजेस भी होंगे कि हम ऑयल की डिमांड कैसे हम पूरी कर सकेंगे। उसके बाद स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू एनहांस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन या फिर आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। ज़्यादा कोर्स ग्रेन पे ना करके, मतलब जो मोनोकल्चर हम कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस ना करके, एफसीआई के गोडाउन ना भर के, अननेसेसरी प्रोडक्शन ना करके, बफर स्टॉक्स इतना ज़्यादा हो गया है हमारा, तो इनएफिशिएंसी आ रही है सिस्टम में, उसको स्टोर करते रह रहे हैं। ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट है हमारी फूड सिक्योरिटी की उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया कि वी शुड डाइवर्सिफाई मतलब उन चीज़ों का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए जो मार्केट में हमें अच्छा प्राइस मिले। क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स हैं, राइट, और कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं, अगर हम उनको कल्टीवेट करेंगे तो उनका जो प्राइस होता है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स में या फिर अर्बन एरियाज़ में, तो बहुत अच्छा प्राइस फार्मर्स को फैच करते हैं। तो सेकंड जो है आपका कुकिंग ऑयल की हम प्रोडक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड वी कैन आल्सो इम्पेटस ऑन टू डोमेस्टिक वेराइटीज़ का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अशोक दलवाई कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी, इन्होंने अशोक दलवाई कमेटी जो डबलिंग फार्मर्स इनकम इन्हीं के अंडर बनाई गई थी, और इन्होंने भी काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि एडिबल ऑयल डेवलपमेंट फंड एक बनाना चाहिए, जिसके अंडर वी शुड स्पेसिफाइड सर्टेन लेविड सेस ऑफ 0.5% ऑन द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल। अगर हम इंपोर्ट पे इतना % टैक्स लगाएंगे तो कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा इंपोर्ट करने का। सो हम इंपोर्ट ना करके यहीं पे उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए, एक ये है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। उसके बाद है मेजर क्रॉप्स की डाइवर्शन, ये रिपीट हुआ है। सो फाइबर क्रॉप्स,
फाइबर क्रॉप्स पता है आपको, जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर, राइट। कॉटन, कॉटन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है, इंडिया का तो रैंक 4 है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है चाइना का, उसके बाद यूएसए, पाकिस्तान, देन इंडिया, फिर उसके बाद कहीं आता होगा बांग्लादेश शायद। तो जूट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है हमारा किस स्टेट का, वेस्ट बंगाल का, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है और जूट के लिए बहुत पानी चाहिए आपको प्रोडक्शन के लिए। शुगर केन की अगर बात करें तो दीज एरियाज अंडर रेड फेड कंडीशन, वहाँ पे होता है ये जहाँ पे रेनफॉल आपको पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो शुगर केन आपकी ट्रॉपिकल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा होती है, ब्राज़ील इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और इंडिया में अकॉर्डिंग टू डेटा प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लोकसभा में, तो देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। और टी की जो प्रोडक्शन अगर देखें तो आसाम अकाउंट्स फॉर अबाउट 53.2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। कॉफ़ी की अगर देखें तो कॉफ़ी भी एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, आपको पता होना चाहिए। कॉफ़ी एंड टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। शुगर केन इज आल्सो ट्रॉपिकल एरियाज में होती है। उसके बाद कर्नाटका अलोन अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, राइट। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आपको बताना चाहिए कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं और इंडिया क्यों नहीं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अच्छा कर पा रहा है। ट्री, बुश, पेरिनियल, वाइन फ्रूट्स, विटीकल्चर हो गया, और जैसे पोमीकल्चर हो गया, ये सभी कल्चर आपके हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन इंडिया, क्योंकि सबसे पहले हायर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ एरिया, इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एंड लोअर रिक्वायरमेंट है इरीगेशन और इनपुट कॉस्ट की। अगर इरीगेशन आपका कम होगा तो सस्टेनेबल फार्मिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि इरीगेशन नीड जितनी ज़्यादा होगी तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करेंगे आप। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कुछ एरिया में आपको वाटर स्ट्रेस रीजन भी बन सकते हैं, और आने वाले टाइम में काफ़ी आपको डिस्ट्रेस भी मिलेगा उस एरिया में। सो वाटर स्कार्सिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप रिक्वायर मिनिमल वाटर, राइट, एंड मल्टीपल क्रॉप कैन बी प्लांटेड साइमल्टेनियसली विच इन टर्न विल इंक्रीज yields. National Horticulture Mission is an Indian horticulture scheme promoted by the Government of India. Major crops, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मोनोकल्चर कर रहे हैं, सिर्फ वीट क्रॉप्स या फिर शुगर केन या फिर कुछ एक कोर्स ग्रेन जैसे मिलेट्स या बाजरा, इस तरह से हम उगाते हैं। तो हम इसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो प्रोग्राम हमने लिया है, तो ये इम्प्लीमेंट करके हम ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने का हमारा प्रोग्राम है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में किसके अंडर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर। इसमें हम डाइवर्ट करेंगे जो एरियाज़ में वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं जैसे पैडी, उनको हम अल्टरनेटिव क्रॉप से रिप्लेस कर देंगे, जैसे पल्सेस, ऑयल सीड्स, मेज, कॉटन, एग्रो फॉरेस्ट्री, राइट। तो स्टबल, एक और स्टबल बर्निंग का बहुत बड़ा इशू है दिल्ली एनसीआर में। हमेशा हर जब वीट की जो होती है हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं स्टबल, जब उसको स्टबल को बर्न करते हैं तो एनसीआर में एक बहुत ही ग्रेव सिचुएशन वहाँ पे राइज करती है, वो आपको पता होना चाहिए। उसको डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी बार बोला है कि आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए स्टबल बर्निंग की इन स्टेट्स में। तो उससे डील करने के लिए भी गवर्नमेंट बोल रही है कि वी विल प्रोवाइड मशीन्स, मैकेनाइजेशन करेंगे, आपको मशीन्स प्रोवाइड करेंगे, आप उसका ट्रीटमेंट वहीं पे करें और उसको जलाएं ना कैसे भी करके। नेक्स्ट इज़ जो स्टबल बर्निंग पे है, क्या क्या वो मेजर हमने स्टेप्स लिए हैं, जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, इसके अंडर काफ़ी एक्ट आते हैं। एनजीटी के अंदर फिर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, राइट। तो टोरीफैक्शन एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है दैट कैन कन्वर्ट राइस स्टबल इनटू बायोकोल। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एंजाइम था जिसको आप राइस का जो रेसिड्यू है उसमें खेतों में अगर उसको छिड़क कर देंगे तो वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा। अगर आपको पता हो तो दिल्ली गवर्नमेंट ने वो पर्टिकुलर जो केमिकल था वो उसका नाम बता पाएंगे इन कमेंट बॉक्स। सो द नेक्स्ट इज इन सिटू मैनेजमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। हैप्पी सीडर मशीन आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। पूसा डिकम्पोजर का यूज़ कर सकते हैं जो आपका दिल्ली में है एक इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज़ हाउएवर कंटिन्यूएशन ऑफ हिज प्रैक्टिस, जो कि होती जा रही है लेकिन इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। स्टबल बर्निंग अब भी प्रेवलेंट है काफ़ी एरियाज़ में, जिससे एयर क्वालिटी जो हमारी एनसीआर में काफ़ी गिर जाती है। सो फार्मर्स लैक्स, क्या क्या वो रीजंस हैं जिससे स्टबल बर्निंग को ज़्यादा मतलब पुश मिल रहा है, क्यों मजबूर है फार्मर्स ये सब करने पे। तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मर्स लैक्स अल्टरनेटिव ऑप्शंस, उतना टाइम नहीं होता। मेन रीज़न है स्टबल बर्निंग का, जैसे अभी हार्वेस्टिंग हुई वीट की, उसके बाद एक नेक्स्ट क्रॉप को कल्टीवेट करने के बीच में एक स्मॉल विंडो होती है, बहुत कम विंडो, 20 या 30 दिन की। उस विंडो में अगर आप
वेट करते रहें कि गवर्नमेंट आपको मशीन्स प्रोवाइड करेंगी, हैप्पी सीड्स प्रोवाइड करेंगी, और इतना वेट नहीं होता फार्मर्स के पास, इतना टाइम नहीं होता, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एक इस पर्टिकुलर सॉइल को ट्रीट कर सके। तो उनके पास जो सबसे एफिशिएंट वे है वो उस जो स्टबल को वहीं पे बंद कर देते हैं। एक ये रीज़न है। दूसरा है देर इज़ अ जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स। सर्टेन लॉज लाइक पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। इसमें क्या है, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट के अंडर आपको इंसेंटिव दिया जाता है कि आप बहुत ही एफिशिएंट वे से पैडी की कल्टीवेशन करें, जैसे ट्रांसप्लांटिंग। पहले क्या होता था, इतना बड़ा अगर खेत है तो वहीं पे आप पैडी उगा के पूरे खेत में आप पानी देते थे। लेकिन ये पंजाब सरकार ने बोला कि आप छोटे एरियाज़ में जो उसकी पैडी की छोटी छोटी वो प्योद बोलते हैं उसको, वहीं पे एक एरिया में कल्टीवेट करें, फिर उसको फ्लड करें उस एरिया में। जब वो बड़ी हो जाए राइस छोटी सी, और तो आप उसको वहाँ से उठा के पूरे खेत में लगा सकते हैं। तो ये एक एफिशिएंट वे होगा, इससे आप काफ़ी पानी बचा पाएंगे। उसके बाद जैसे दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, इन सीटू कंपोस्टिंग कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ मार्केट फॉर क्रॉप रेसिड्यू बेस ब्रिक्वेट, ये कहीं पे आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो आउटपुट में ये इतना ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में और डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पुश रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर जो ऐसे टॉपिक आपसे पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस भी कर ले और आपको एक मॉडल आंसर भी दे दे 300 वर्ड्स में। सो थैंक यू फॉर